मैम, मुझे जितना पता था मैंने सब कुछ लिखा, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ पाए। दीदी, मैंने तो सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ पाए। यार, मैंने तो रात भर उठ के पढ़ाई की थी, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ पाए। वेल, इफ दैट्स यू, डोंट वरी, क्योंकि कुछ साल पहले मेरी भी यही हालात थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं स्कूल से कॉलेज लेवल में गई और अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, तो मुझे भी पता नहीं था कि क्या कैसे लिखना है। एंड मैं जैसे स्कूल में लिखा करती थी आंसर्स, मैंने वैसे ही लिखे। एंड मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए। एंड आई गेस यही प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो रही है। एंड आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप काफ़ी डरे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आपको लिखना कैसे है। या तो आप में से आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट्स दे दिए हैं और फिर भी उनके मार्क्स नहीं आए। तो आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। तो वेल, डोंट वरी, इसका सल्यूशन है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स लर्न विद सिम। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि अब हमें स्कूल लेवल वाले आंसर्स यहाँ पे नहीं लिखने। कि यूनिवर्सिटी है तो इसका एक अलग स्टैंडर्ड है। हम सारे ही अडल्ट्स हैं और सिंस हम सारे अडल्ट्स हैं, हमको वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। सब कुछ बहुत ही ऑफिशियल वे में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे वे में, फॉर्मल तरीके से, चाहे आपका लैंग्वेज हो, आपका राइटिंग स्टाइल स्टाइल हो, सब कुछ फॉर्मल होना चाहिए। आपको उस लेवल तक मैच करना पड़ेगा जो कि एक यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं। तो पार्ट वन जो कि ये होगा, इसमें मैं डिस्कस करूंगी कि आपको आपके आंसर्स को स्ट्रक्चर कैसे करना है, किस वे में लिखना है, किस फॉर्मेट का यूज़ करना है। और सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिले, आपको आपके आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये इंग्लिश वालों के लिए है, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड इंग्लिश से ही रहा है। तो मेरे पास ये कुछ पास्ट पेपर्स हैं और मैंने अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की है, उनके भी क्वेश्चन पैटर्न को देखा है। तो यूजुअली मैं जब भी बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हमें बहुत लिखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो इसके बारे में भी मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो भी मैंने क्वेश्चन पैटर्न देखा, उसमें मैंने ये नोटिस किया कि जो भी हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं, वो 7 मार्क्स के या 8 मार्क्स के होते हैं। और जो हमारे लंबे वाले आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, वो 10 मार्क्स के होते हैं। मेरे टाइम पे 15-12 मार्क्स वाले बहुत ज़्यादा आते थे और कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते थे। तो अगर हम लमसम लेके चले तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि जो भी आंसर्स आपको लिखने हैं वो 8 मार्क्स से लेके आपको 20 मार्क्स के अंदर तक लिखना है। बहुत ही रेयरली ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो कि आपको 24 या 25 मार्क्स का आ जाए। लेकिन यूजुअली यही रहता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे आपको 7 मार्क्स और 8 मार्क्स के, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो यूजुअली 10 मार्क्स के, 12 मार्क्स के, 12 और 15 वाले बहुत ही ज़्यादा आते हैं और कुछ केसेस में 20 मार्क्स के आते हैं और रेयर केसेस में 24 मार्क्स के, 25 मार्क्स के भी आते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले कि टाइम आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम में ही आपको आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करिए कि आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उससे बहुत अच्छे से लिखा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही छोड़ दिए, आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करिए। क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, थोड़े बहुत ही कुछ कुछ मालूम है चीज़ें, तो वहाँ से एटलीस्ट आपको 2 मार्क्स भी मिल पाए ताकि आपका ओवरऑल मार्क्स, ओवरऑल परसेंटेज आगे बढ़ पाए। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स सिलेबस देखते ही नहीं। वो बस कॉलेज अटेंड करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं एंड देन दे आर वेरी वेरी क्लूलेस कि एक्चुअली सिलेबस में लिखा क्या गया है। क्योंकि हमें टीचर्स पढ़ाते हैं सेलेक्टेड चीज़ें और कभी-कभी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाते हैं। आपको ऑप्शंस ऑब्वियसली वो देते हैं, आपको ऑप्शंस में दिए गए सारे सिलेबस में जो भी है चीज़ें, वो आपको नॉवेल्स या थ्योरीज़ या जो कुछ भी है, वो आपको पढ़ाई जाएँगी। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि कौन-कौन सी चीज़ें ऑप्शनल हैं और आप किसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपको क्या अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप ब्लाइंडली सब कुछ अटेम्प्ट करोगे और सब कुछ पढ़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम शॉर्ट आंसर्स से। तो यूजुअली जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं वो होते हैं 7 या 8 मार्क्स के। अब इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। तो यूजुअली मैं क्या किया करती थी, क्योंकि मेरे पेपर्स 2 एंड हाफ आवर्स के होते थे,
तो हाफ आवर्स में मैं 15 मिनट एक क्वेश्चन को देती थी और बाकी के 15 मिनट में दूसरे क्वेश्चन को देती थी, शॉर्ट क्वेश्चन। अगर मुझे लगता था कि किसी आंसर को मैं अच्छे से और लिख सकती हूँ या फिर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो मैं शॉर्ट आंसर के लिए खुद को बस 20 मिनट्स दिया करती थी। 10 मिनट्स में मैं पहला अटेम्प्ट करती थी शॉर्ट आंसर और आखिरी के 10 मिनट्स में दूसरा आंसर अटेम्प्ट करती थी। अगर आप चाहो तो शॉर्ट आंसर्स के लिए मिनिमम 3 पैराग्राफ्स मेंटेन करो। शॉर्ट आंसर में सबसे पहले आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, चीज़ों के बारे में बात कर लिया एंड उसके बाद आ गया बॉडी। बॉडी में जो आपको मेन टॉपिक पूछा गया है, मेन मेन चीज़ पूछा गया है, आप उसके बारे में लिखोगे। उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है, जो भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जो डिटेल आपको लगता है कि नेसेसरी है इसमें ऐड करना, वो सारी चीज़ें आप ऐड करोगे। उसके बाद आप लिखोगे कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन के बिना आपका आंसर अधूरा है और आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ में शॉर्ट या लॉन्ग आंसर आपको उसमें कोटेशंस डालने ही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी शॉर्ट आंसर्स लिखो तो उसमें आप 2 कोटेशंस डालो ही डालो। और अक्सर मुझसे कुछ मेरे जूनियर्स पूछा करते हैं कि कितने पेजेस लिखने होंगे? तो शॉर्ट आंसर्स के लिए आप लिख सकते हो अबाउट, अगर वो 7-8 मार्क्स का है तो आप लिख सकते हो अबाउट 6 टू 10 पेजेस, डिपेंडिंग ऑन योर हैंडराइटिंग, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज। तो 6 से 10 पेज तक आप आराम से लिख सकते हो, लाइक बोथ साइड्स, ठीक है? आपका पेपर है तो ये फर्स्ट वाला पेज हो गया आपका 1 एंड देन इसके बाद वाला 2, 3 एंड देन 4, ऐसे करके आपको शॉर्ट आंसर्स आप 6 पेजेस से लेके 10 पेजेस तक लिख सकते हो फॉर 7 एंड 8 मार्क्स। तो ये हो गया शॉर्ट आंसर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर्स के बारे में। अब आप यहाँ से टिप्स लेना और ये सारी चीज़ें आप अपने शॉर्ट आंसर्स में भी अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको आपके आंसर्स का स्ट्रक्चर कैसा रखना है। ये याद रखो कि आपको पैराग्राफ मेंटेन करना ही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक आंसर लिखने के लिए पैराग्राफ अलग करते ही नहीं। ऐसा लगता है कोई ऐसे लिख के आए हैं। एंड माइंड यू कि ऐसे में भी आपको 3 पैराग्राफ्स तो लिखने ही पड़ती है। द इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड द कंक्लूजन। लॉन्ग आंसर आपको बहुत डिटेल में लिखना होगा, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड होना चाहिए। और आपको ये जो भी आंसर्स लिखने हैं वो ये सोच के नहीं लिखना कि ये आंसर्स तो मेरे प्रोफेसर्स पढ़ेंगे। आपको ये सोच के लिखना है कि ये कोई नया इंसान पढ़ने वाला है जिसे इस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका ये आंसर पढ़ के वो इंसान को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, इस चीज़ को वो समझ पाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको इस वे में लिखना पड़ेगा जैसे आप पहली बार किसी ऐसे इंसान को ये सारी चीज़ें समझा रहे हो। तो आपको हर छोटी से छोटी डिटेल और हर बड़ी से बड़ी डिटेल भी ऐड करनी पड़ेगी और इस वे में आपका ही फ़ायदा है और वो फ़ायदा ये है कि आपका आंसर लेंदी होगा। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आप 10 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए कितने पेजेस लिखोगे? तो मैं यूजुअली 12 पेज तो लिखती थी। मेरा एम होता था कि मैं एटलीस्ट 12 पेज तो लिखूँ। तो 12 पेज और अगर 15 पेज जा पाए तो वेल एंड गुड, 15 पेजेस आप लिख सकते हो। अब 20 मार्क्स का 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो आपका आंसर 17 पेज, 18 पेज, 20, 21, 22 तक भी जाए। जितना आप लिख सकते हो आप लिखो। अगर मैं बात करूँ ट्रेजेडी की, तो ट्रेजेडी ऐसी चीज़ है जो आप सबको पता होगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप अच्छे से रिलेट भी कर पाएँगे। तो ट्रेजेडी के सवाल आते हैं, तो जैसे हमने इडिपस पढ़ा अ, या फिर अकीलीज़ के बारे में पढ़ा, तो ये लोग ट्रेजिक हीरोज़ हैं। तो इनके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएँगे। तो आपको अगर पूछा गया है कि आपको बताना है कि ऑडिपस, हाउ इज़ ऑडिपस अ ट्रेजिक हीरो? तो आप कैसे लिखोगे उसे? या फिर हाउ इज़ ऑडिपस डायरेक्ट्स अ ट्रेजिक नॉवल, ट्रेजिक अप्रोच और ट्रेजिक राइटिंग? तो अगर आपको ये पूछा जा रहा है, ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली आंसर्स नहीं लिखने हैं। तो स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने शॉर्ट के लिए बताया, 3 बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे 3 तो फ़ॉलो करोगे ही करोगे, बट साथ-साथ में आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करने वाले हो। तो जभी भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे,
तो इंट्रोडक्शन में मैं सजेस्ट करूँगी कि यू स्टार्ट विथ द राइटर। सी, कोई भी वर्क है, उसका राइटर, उसका पोएट, जिसने भी वो वर्क प्रोड्यूस किया है, जिसने भी वो वर्क निकाला है, जिसका भी वो वर्क है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के वजह से ये वर्क आज यहाँ है। तो आपको उस राइटर के बारे में, उस नॉवेलिस्ट के बारे में, उस पोएट के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। सी, आपको बर्थ डेट याद रखना है, उनका डेथ एनिवर्सरी याद रखना है। साथ ही साथ आपको अगर लगे कि ये एक स्पेसिफिक कॉलेज या स्कूल से पढ़े हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है ऐड करना, जैसे कैम्ब्रिज, तो आप वो लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि है तो इंडियन बट देन दे आर बेस्ड इन कनाडा, बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया। तो आपको ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो, आप इंक्लूड कर सकते हो कि ये इंसान वैसे तो इंडियन है, नेशनलिटी इसकी इंडियन है एंड इंडिया में बॉर्न हुआ, बट देन बाद में जाके इन्होंने अपना करियर स्टैब्लिश किया अमेरिका में, करियर स्टैब्लिश किया कनाडा में। ऐसी सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो। इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि ये सारी नॉन वैलिड इन्फॉर्मेशन है, ऐसा भी नहीं है। आप ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो। साथ ही साथ आपको लिखना है उनकी एजुकेशन के बारे में, अगर आपको पता हो तो, एंड अगर इम्पॉर्टेंट हो तो। स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं राइटर्स जो कि पढ़ते कुछ और है एंड देन दे एंड अप बीइंग राइटर्स, तो ऐसे चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते। उसके बाद अगर इन राइटर्स के फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर इफ़ इट्स अबाउट काफ्का, तो यू नो हाउ इट इज़। फ्रांज काफ्का के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, तो यू नो हाउ हिज फैमिली बैकग्राउंड वाज एंड हाउ इट इम्पैक्टेड हिज मेंटल हेल्थ। तो आप राइटर का कुछ ऐसा स्पेसिफिक बैकग्राउंड है तो आप वो भी लिख सकते हो फैमिली के बारे में। अगर उनका कुछ पास्ट में ट्रॉमा रहा है, मे इट बी मेंटल, मे इट बी फिजिकल, तो आप वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी एक राइटर के माइंड को शेप करती है, उनके राइटिंग्स को शेप करती है। तो आप ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे अवार्ड्स। नाउ सी, अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अवार्ड्स, तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइज़, साहित्य अकेडमी अवार्ड और नेशनल अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं जो कि पहले हैं जिन्हें ऐसे अवार्ड्स मिले हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो, या फिर कुछ ऐसे चीज़ों के लिए हो जो अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया गया था। ऐसे अवार्ड्स जो कि इंडिया में उन्हें पहली बार मिले हैं। कुछ ऐसे अवार्ड्स जो कि उस जॉनरा में उन्हें पहली बार मिले हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अवार्ड्स वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अवार्ड्स मेंशन करने ही है। नाउ दिस इज़ अ बोनस टिप। साथ ही साथ आप ये भी मेंशन करते हो, बहुत सारे राइटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्टार्ट करते हैं अपनी राइटिंग जर्नी, पोएट्री जर्नी एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करके। मे बी दे आर राइटिंग अबाउट लव, मे बी दे आर राइटिंग अबाउट हैप्पी मोमेंट्स एंड हैप्पी पोएट्रीज, एंड देन सडनली देयर इज अ शिफ्ट इन देयर पोएट्रीज, या फिर ग्रेजुअली ये शिफ्ट आता है कि नाउ दे आर राइटिंग अबाउट पॉलिटिक्स, या फिर डीप एनालिसिस ऑन समथिंग, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि सैड है। तो ये सारी चीज़ें अगर अगर स्विच है कोई उनकी राइटिंग स्टाइल में, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नाउ अबाउट द बुक, द नॉवल, द पोइट्री, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सी, व्हाट यू कैन डू इज, नाउ व्हेन इट कम्स टू बुक, तो आपने राइटर के बारे में तो मेंशन दे दिया, राइटर को तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप इंट्रोड्यूस करोगे ये नॉवल, बुक या स्पेसिफिक जो भी चीज़ के बारे में आपको पूछा गया है उस चीज़ को। तो इसमें आप अगेन ये डेट्स मेंशन करने हैं आपको कि ये पीस ऑफ राइटिंग कब पब्लिश हुई थी। नाउ माइंड यू कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। एक डेट होता है जो कि होता है उसके राइटिंग का, उसके रिटन होने का, व्हेन दिस वर्क वाज रिटन, एक वो डेट हो गया। एंड एक डेट होता है जिसमें वो पब्लिश हुआ होता है। तो आपको ये भी मेंशन करना है, ठीक है? देयर इज़ अ डिफरेंट, पब्लिशिंग डेट इज़ डिफरेंट एंड राइटिंग डेट इज़ डिफरेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि राइटिंग ऑब्वियसली राइटर पहले करेगा एंड बाद में आफ्टर सम टाइम, आफ्टर पॉलिशिंग द वर्क, आफ्टर गोइंग थ्रू इट, वो उसको पब्लिश करेगा। तो पब्लिशिंग डेट अलग है, राइटिंग डेट अलग है, ये आपको नोटिस करना है, माइंड में रखना है। उसके बाद हम लिखेंगे जॉनर के बारे में। तो ये क्या जॉनर है, किस बारे में है, अम, इसको भी हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे राइटिंग स्टाइल पे। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि इसमें राइटिंग स्टाइल क्या है। अगर स्पेसिफिक कुछ आपको राइटिंग स्टाइल दिखती है कुछ अलग, या फिर शायद कुछ भी नहीं, तो आप वो भी मेंशन करोगे कि राइटिंग
आपकी राइटिंग स्टाइल क्या है। देन तो अगर ये कोई पोइट्री है या प्ले है, तो आप इसमें एक राइमिंग पैटर्न ढूँढोगे, राइमिंग पैटर्न है आप उसके बारे में मेंशन करोगे। अम, मीटर्स है तो मीटर्स के बारे में लिखोगे आप, बहुत सारे मीटर्स है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। नाउ दिस विल गिव यू बोनस पॉइंट्स एंड आपको ये भी दिखाएगा कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी खासी है। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। सो ये हो गया आपका अगेन इंट्रोडक्शन में ही सेकंड पार्ट, तो 2 पैराग्राफ्स आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, नाउ दैट विल बी थीम। तो थीम के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अलग से पार्ट लिखो, अलग से एक पैराग्राफ लिखो एंड थीम को आप जब भी लिखो तो उसको अंडरलाइन करो, मेंशन करो, ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है। आपको एक टॉपिक देना है, इंट्रोडक्शन में आपने राइटर लिखा, उसके बाद राइटर का एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद वो नॉवल बुक जो भी है उसके बारे में लिखा, उसके बाद आपने उसका पैराग्राफ लिखा। देन यू राइट थीम। नाउ थीम के बारे में आप लिखोगे एंड थीम के बारे में लिखने के बाद आप उसमें स्पेसिफिक थीम को उठाओगे, उस थीम के बारे में बात करोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे। बट ये भी माइंड में रखना कि आपके पास टाइम कम है एंड यू कैन राइट दिस थिंग इन पॉइंट्स। अगर आपका मेन क्वेश्चन इज नॉट अबाउट थीम, यू कैन राइट दिस इन शॉर्ट फॉर्म इन पॉइंट्स। बट अगर आपका क्वेश्चन ही है अबाउट द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्पेसिफिक नॉवल, तब आपको ये डिटेल में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपको क्वेश्चन कुछ अलग है एंड आप जब जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो आप ये पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। सो एक थीम हो गया। थीम के बाद आता है समरी। तो समरी में यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी कुछ उन्होंने पढ़ा है वो सारी चीज़ें लिख के आ जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समरी नहीं लिखनी है आपको। आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखोगे, इट कैन बी अबाउट 1 पेज, 1.5 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज। तो आप उतने में ही एक समरी लिखोगे और ज़्यादा डिटेल नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है द मेन टॉपिक। नाउ द मेन टॉपिक, अगर हम क्वेश्चन की बात, ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें आपको एक थ्योरी के बारे में पूछा गया है। अगर आपको लिखना है सिगमंड फ्रॉयड का ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में, या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में, एंड हाउ इज दैट थिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस स्पेसिफिक नॉवल, अगर आपको ये दिखाना है तो यू विल राइट अबाउट अगेन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये सारी चीज़ें आप अगेन इसका भी इंट्रोडक्शन दोगे, इसके बारे में डिटेल लिखोगे एंड देन यू विल राइट कि हाउ दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन द नॉवल एंड दिस इज योर मेन पार्ट। मतलब यहाँ से मेन पार्ट में जब से आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में लिखना स्टार्ट किया, दिस विल बी योर मेन पार्ट। तो आपने लिखा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कब लाइक यू नो इंट्रोड्यूस हुआ, कब इसके बारे में बताया गया, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया, ये सारी चीज़ें। एंड देन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक नॉवल को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वो कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, कौन सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो एक नॉवल को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बनाती है। फिर आपको दिखानी है कि ये सारी चीज़ें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उस नॉवल में जिस वजह से आपको लगता है कि ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। या फिर आपने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा है, तो आप लिखोगे सिगमंड फ्रॉयड के बारे में एंड देन हिज रिसर्च अबाउट these things and then what he tells us about Oedipus complex and Electra complex। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो। Oedipus complex के साथ Electra complex तो इट्स लाइक फ्री तो आप वो भी लिख सकते हो, उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो। एंड देन यू राइट अबाउट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक थ्योरीज, या जो भी आपको ये स्पेसिफिक चीज़ें पूछी गई हैं। एंड देन यू नीड टू शो कि ये उस स्पेसिफिक गिवन क्वेश्चन में जो नॉवल है या जो भी प्ले है उसमें रिफ्लेक्ट कैसे करता है। तो अब हम आ गए हैं द मेन टॉपिक पे। तो अब इस मेन टॉपिक में अब जब भी लिखोगे तो यू नीड टू स्टार्ट दिस विथ अ कोटेशन। तो हर क्वेश्चन में आपको 3 कोटेशन तो ऐड करनी है। पहला एक यूनिवर्सल कोटेशन के बारे में मैं बात कर लूँ, तो यूनिवर्सल कोटेशन मैं नाम देती हूँ जिसको, वो एक ऐसा कोटेशन होता है जो कि वैलिड है हर पॉइंट पे, हर चीज़ पे, इफ़ इट्स रिलेटेड टू द नॉवल। तो जैसे कि अगर हम बात कर ले द टेम्पेस्ट की, तो उसमें एक कोटेशन है, रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू रैदर देन इन वेंजेंस। तो ये एक यूनिवर्सल कोटेशन है एंड जब भी आप टेम्पेस्ट के बारे में सोचते हो तो ये आंसर आपको क्लिक हो जाना चाहिए। तो यू नो यू कैन यूज दिस एट द टॉप ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो आप इंट्रोडक्शन से भी पहले लिखोगे वो ये हो सकता है, वो आपका एक यूनिवर्सल कोट हो सकता है, यू नो, टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। तो
ये हो गया। या फिर इफ़ यू हैव रेड द काइट रनर, तो उसमें है समथिंग दैट गोज़ लाइक फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर, और फॉर यू 1000 टाइम्स, मैं लिख दूँगी यहाँ पे वो स्पेसिफिक कोटेशन। तो अगर वो है ऐसी, मतलब हर किताब में एक यूनिवर्सल कोटेशन होती ही है, जो कि कई सिचुएशन में यूज़ की गई है, अलग-अलग वे में, अलग-अलग चीज़ को दिखाने में, या फिर बार-बार यूज़ की गई है एक स्पेसिफिक चीज़ को जताने में। तो वो आप एक यूनिवर्सल कोट को हर आंसर स्क्रिप्ट से पहले ऊपर में आप लिख सकते हो, दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एंड अब जब आप मेन आंसर लिख रहे हो, तो उस मेन आंसर में आपको ये आंसर पॉइंट प्रूव करना है कि इफ दिस नॉवल इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हाउ इज इट अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपने लिख दिया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ था एंड देन ये हुआ था, सो दिस थिंग मेक्स इट फील लाइक दिस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द लाइट हाउस आपने पढ़ी हो, तो वहाँ पे है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। व्हेन शी इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड शी इज थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। आपको कोटेशंस पता हो, आप कोटेशंस मार्क कर सकते हो। कुछ ऐसे चीज़ें, कोटेशंस का मतलब यही नहीं होता कि दो लोगों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई है या किसी ने कुछ चीज़ कहा है तो आप वो कोट करोगे, ये नहीं। आप कुछ ऐसे मोमेंट्स भी कोट कर सकते हो जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं, तो सबसे पहली लाइन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन द व्हेन द प्ले हैज़ जस्ट अनफोल्डेड, तो पहली लाइन तो हमने मतलब रट के याद की थी, सबको याद थी वो चीज़, तो वो हम अक्सर मेंशन किया करते थे। तो वैसे ही कुछ स्पेसिफिक अगर है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। एंड ऐसे ही आपको आपके आंसर्स बिल्डअप करते जाने हैं। यू नीड टू प्रूव योर पॉइंट, यू नीड टू आर्ग्यू। अगर आपको प्रूव करना है एक पॉइंट, तो आप प्रूव करोगे कि ऐसी सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए लगता है कि ये चीज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ऐसी सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए ये एक ट्रेजी कॉमेडी है। ऐसी सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए ये एक ट्रेजेडी है। ऐसी सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए दिस प्ले हैज़ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। और जब ऐसे सवाल हो जिसमें आपको पॉइंट प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे? तो लाइक इफ आई से कि दिस कैरेक्टर वाज अ बैड कैरेक्टर, ठीक है? तो बैड कैरेक्टर हो सकता है कि कुछ जगहों पे हाँ, दिस पर्सन डिड रॉन्ग, तो आपको लगता है कि ये कैरेक्टर, या फिर देयर इज एन आर्ग्यूमेंट दैट दिस कैरेक्टर इज रॉन्ग, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि हाँ, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें इसने की थी, तो सो वी कैन सी दैट दिस कैरेक्टर इज अ बैड कैरेक्टर, अ नेगेटिव कैरेक्टर। बट इस कैरेक्टर ने ये सारी भी चीज़ें ऐसी की थी जो कि पॉजिटिव थी, तो वी कैनॉट फुल्ली डिनाई हिज गुडनेस एज वेल। तो हम इस पर्सपेक्टिव से आई थिंक दैट दिस पर्सन इज नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर। हो सकता है आप अपना ओपिनियन देना है, तो आप ये लिखोगे। उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते सब कुछ तो लिख ही दिया, कंक्लूजन क्यों लिखूँ? ये तो सारी टीचर्स पढ़ ही लेंगे, फिर कंक्लूजन में क्या ही लिखना है? सी, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि प्रोफेसर्स सारी चीज़ें नहीं पढ़ते, जस्ट कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो आपको कंक्लूजन तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे हर्डल्स क्लियर कर लिए। अब आप कंक्लूजन में क्या करोगे इज़, जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं, यू नो मेन पार्ट में, उसमें से मेन पार्ट आप क्लब करके छोटे फॉर्म में लिख दोगे। नाउ दैट थिंग कैन बी अबाउट 1 पेज, 2 पेज, 1.5 पेज, जितना आप लिख पाओ, बस आपको क्लब करके छोटे फॉर्म में लिखना है। इफ इट्स एन आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन, तो आपको आर्ग्यू, मतलब हाँ, ये पॉइंट्स है, बट देन आई थिंक दैट दिस इज मोर वैलिड एंड आई थिंक दिस, तो आपको ये लिखना है, आपको मेंशन करना है व्हेन देयर इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव, या फिर आपके आपके अपने ओपिनियंस देने, तो आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आई थिंक दिस वे, आई बिलीव दिस वे। आपको ये लिखना है, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको। एंड अगर अगर आपका क्वेश्चन है कि प्रूव दिस पॉइंट, तो आप अगेन आप क्लब करोगे कि ये सारी चीज़ें हुई थी, ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे, एंड सिंस दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ these things, and this novel has all of the characteristics, you have a few of the characteristics, so hence this can be said to be a specific novel genre, or to have a specific theme, or to have any specific characteristics or any specific mention. शॉर्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक आप जो चीज़ें भी लंबे लिख रहे थे, उसको आपको बस क्लब करके शॉर्ट लिखना है। तो जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, वो बहुत छोटा लिख सकते हो, सब कुछ क्लब करके, जो मैंने अलग-अलग बताया राइटर, बुक एंड थिंग्स के बारे में, ये सारी चीज़ें, वो आप क्लब करके एक में लिख सकते हो। उसके बाद आप थीम के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद यू कैन गिव अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ समरी, ठीक है? उसके बाद आप मेन पॉइंट्स के बारे में लिख सकते हो।
और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये शॉर्ट मार्क्स के लिए है, तो आप चाहो तो इसमें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे लिखना चाहते हो इस क्वेश्चन को। बट मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग द लैंग्वेज, यू आर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो उस वे में आपको लिखना है। तो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सेकेंड पार्ट इसका मैं जल्द ही डालूंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो भी देखें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मैं होप करती हूँ कि सबके ही अच्छे मार्क्स आए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।